नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम बात करने जा रहे हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के पदों पे 41,424 पदों पे जो नोटिफिकेशन आया है यूपीपी की तरफ से, उसके बारे में मुख्य बातों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में हम जल्दी से डिस्कशन करेंगे। क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़ने का समय सबके पास नहीं है, तो नोटिफिकेशन के जो मुख्य बिंदु हैं हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। फिर आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दिनांक 18 नवंबर का ये नोटिफिकेशन है, 18 तारीख का। 41,424 पद हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें दिया है कि उक्त रिक्त पदों पर एनरोलमेंट हुए होमगार्ड को ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित होने पर 600 रुपये ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर महंगाई भत्ता दे होगा, यानी 600 रुपये और उस पर महंगाई भत्ता लगा के मिलता है। अगला है, देखिए ये पद दिया है कि किस जिले में कितने पद हैं। आगरा में 1232 हैं, फिरोजाबाद में 484 हैं, ऐसे ही करके हाथरस में 495 हैं। इस तरह से करके हमारे बहुत सारे पद दिए हुए हैं। आप उसको देख अपने ज़िले में, हम उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है ये कि फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए 20% अलग से आरक्षण है। इस बार 20% अलग से आरक्षण दिया गया है। तो महिला का 20% देखिए, आगरा में 246 पद महिलाओं के रिजर्व हैं 1232 में से। फिरोजाबाद में से 484 में से 96 पद महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग पद, 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो हर जिले में कुछ ना कुछ वैकेंसी आई हुई है। तो आगे हम देखते हैं कि होमगार्ड की में भर्ती के लिए जो कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो शारीरिक और मानसिक दोष से युक्त दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। तो जो हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए वैकेंसी नहीं है। कह रहा है कि अगला इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया हो। तो आपको ये ज़रूरी है कि जिस जिले के आप निवासी हैं, मतलब जिस जिले का आप निवास लगाएंगे उसी ज़िले से आप अप्लाई करेंगे और किसी ज़िले से अप्लाई नहीं करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिए कि यदि आप आगरा का डोमिसाइल बनाएंगे तो आगरा के ज़िले से ही अप्लाई करेंगे, यानी कि जो 1232 पद हैं आगरा के, उसी में आप फाइट करेंगे, बाकी दूसरे ज़िले में आप नहीं आ पाएंगे। तो ये जिला कैडर के आधार पर इसकी नियुक्ति होगी। आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि जिस ज़िले के आप निवासी हैं उस ज़िले से ही आप अप्लाई करेंगे। अलग अलग ज़िले का अलग अलग कट ऑफ जाएगा। ये नहीं कि मऊ का है तो उसको बलिया में मिल गया, बलिया का है नहीं, जिस ज़िले के हैं आप उसी से अप्लाई करेंगे। जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया हो वहाँ का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। अगला एक देखिए, एक पॉइंट दिया है इसमें कि शासनादेश संख्या 1846 दिनांक 16/11/2025 के अनुसार जनपद के मूल निवास प्रमाण पत्र के अतिरिक्त जनपद का डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। तो डोमिसाइल वहाँ का आप बनवाएंगे तभी मान्य होगा। कह रहा है कि अगला है, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ द्वारा नियंत्रण किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति भी होमगार्ड्स के पद पर, मतलब किसी पद से यदि आपको हटाया गया है, उसको बर्खास्त किया गया है, तो भी आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा।
और जिसकी एक से अधिक पत्नियां हो। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में अभ्यर्थी होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि यदि आपके खिलाफ कोई केस मुकदमा चल रहा है, विचाराधीन है, तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हम लोग के साथ का एक मित्र हैं, उनका एक मुकदमा था, तो मेरिट वाली वैकेंसी में उनका नहीं हो पाया था। वो ट्रेनिंग से मतलब बस में गए थे बैठने के लिए, और बस में बैठा दिए थे सब ज्वाइनिंग पे जाने के लिए, वहाँ से उतार के घर भेज दिए और उनका नहीं हो पाया। तो यदि मुकदमे में आपका नाम है, भी मुकदमा विचाराधीन है भले कोर्ट में, और आपके नाम से FIR वगैरह है, मुकदमा है, तो भी आप इसमें पात्र नहीं होंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप इसके पहले ही चीज़ों को अपना समझ बूझ लें। अगला है, कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18 नवंबर से शुरू होके और 17 दिसंबर तक, यानी 17 दिसंबर तक चलेगी। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? ये 17 दिसंबर तक है, और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि है ये 18 से 20 तक है। अगला कह रहा है कि अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। OTR है, आप UPPB उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पे जाके वन टाइम OTR करेंगे आप, ठीक है, कि OTR करते समय सभी प्रविष्टियां ध्यान से पढ़ेंगे, तो OTR करना कंपलसरी है आपको। अगला कह रहा है कि जनपदवार विज्ञापित पदों पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं अधिमान्य अर्हताओं के अंतर्गत प्राप्त अंकों के योग्यता के श्रेष्ठता क्रम पे होगा। यानी मेरिट जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पे होगा, और उसमें अधिमान्य अर्हता देखिए इसमें है अधिमान्य अर्हता, यदि आपके पास NCC का C प्रमाण पत्र है तो 3 अंक आपको मिलेगा, B प्रमाण पत्र है तो 2 अंक, A प्रमाण पत्र है तो 1 अंक, और स्काउट गाइड वाला है तो 1 अंक। तो यही अधिमान्य अर्हता होता है, आपको 3-4 मार्क्स वेटेज मिलेगा। तो कह रहा है कि जो आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क क्या है कि सामान्य और EWS के लिए 400 और अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपये। सामान्य EWS और OBC के लिए 400 रुपये और SC ST के लिए 300 रुपये। राष्ट्रीयता में भारत का नागरिक हो, ये सब तो आप जानते ही हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें जैसे UPP कांस्टेबल में 12th मांगता है, इसमें 10वीं पास आपको चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, तो वही लोग आवेदन कर सकते हैं। अधिमान्य अर्हताएं हम आपको बता ही दिए कि C वाले को 3 अंक, B वाले को 2 अंक, A वाले को 1 अंक, और स्काउट गाइड देखिए कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि UP SDMA के तत्वाधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों को 3 अंक दिया जाएगा, ठीक है। अगला है, कह रहा है कि 4 पहिया वाहन का यदि फोर व्हीलर का यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। आयु सीमा देख लीजिए, तो 1/7/2025 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष, 18 से 30 वर्ष ये है। यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 1/7/2007 के बाद और 1/7/1995 के पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रमाण पत्र वैलिड होगा वो 10वीं की मार्कशीट होगी, 10th की मार्कशीट के अनुसार आपका होगा 10वीं। अगला है, इसमें देखिए ये जनरल के लिए है, सामान्य वर्ग के लिए 1/7/1995 से 1/7/2007 तक जो जनरल कैटेगरी में लोग हैं। अगला है देखिए, ये सामान्य EWS के लिए 18 से 30, ठीक। अगला है, ये है अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए SC के लिए 5 वर्ष की छूट, यानी कि जो 95 है उसमें से 5 घटा दीजिए 1995 में से, तो 5 तो 1990,
1990 से लेके और 2007 के बीच में, एक साथ 1990 से लेके और 2007, एक साथ 2007 के बीच में यदि आपकी जन्मतिथि है और यदि आप नौकरी नहीं पाए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। वैसे ही आपका ओबीसी के लिए भी है, वैसे ही एसटी के लिए भी है। ओबीसी, एससी और एसटी तीनों के लिए 5 वर्ष की छूट है। 5 वर्ष की छूट, 5 वर्ष की छूट दिया है आयु सीमा में। अगला है, देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो 100 प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस से। ये चीज़ देखिएगा, इसमें मैथ, हिंदी, फलाना ढिमकाना कुछ नहीं है, सिर्फ जीके जीएस, सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न आएंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स का। और सबसे बड़ी सूचना इसमें ये है, नो निगेटिव मार्किंग। यानी कि माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। आपको 100 प्रश्न आप कर लेंगे सब। इसके लिए समय है आपका 2 घंटा। 2 घंटा में यानी 120 मिनट में 100 प्रश्न है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आपको एक से ज़्यादा विकल्प चुनेंगे तो वो मान्य नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 नंबर का प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न जीके जीएस के। और यही होगा, OMR पे होगा पेपर, ऑनलाइन नहीं होगा। हो सकता है कि यदि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा पाली में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यदि एक पारी से ज़्यादा में हुआ तो नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला है शारीरिक शिक्षा के लिए, मतलब शारीरिक दक्षता में क्या होगा, तो पुरुषों की ऊंचाई 168, सामान्य और ओबीसी के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए क्या होगा, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। सीना आपको पता है कि फुलाने पर 84 और नहीं फुलाने पर 79 न्यूनतम सीमा का मान। एक है सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित के लिए। और एससी एसटी के लिए बिना फुलाए 77 और फुलाने पे 82। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए देख लीजिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और एसटी की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। न्यूनतम वेट इसमें 40 किलोग्राम महिला के लिए होना चाहिए, 40 किलो से कम की महिला नहीं चाहिए। अगला देखिए, जो फिजिकल होगा वो 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर 28 मिनट में पुरुषों के लिए। 4800 मीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर कितना, 28 मिनट में। 28 मिनट में। और महिलाओं के लिए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर। यानी कि जैसे पुलिस वाले में होता है हमारा फिजिकल, वैसा ही इसमें भी है। अगला है, देखिए कि ऐसा हो गया आपका। अब देखिए इसमें जो हमारा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वो कब का होना चाहिए, तो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है
ये दिसंबर 2014 के अनुकूल होना चाहिए और ये पहले का कभी का भी हो और आवेदन के अंतिम तिथि तक होना चाहिए। यानी कि इसमें कोई डेट नहीं है कि 1/4/2025 के पहले का चाहिए कि दिसंबर के। आपका पहले का बना हो यदि 2014 से तो आप इसको लगा सकते हैं। तो अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र भी पहले से आपका 2014 दिनांक 17 दिसंबर 2014 के अनुरूप यदि आपका प्रमाण पत्र 2014 से लेकर 25 तक तो है तो आप लगा सकते हैं, उसको पुराना भी लगा सकते हैं। बस ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है ये 1/4/2024 1/4/2024 नहीं 2025 के बाद का, यानी इस साल के 1 अप्रैल का होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का। और जो अंतिम तिथि है 17 दिसंबर उस तक वहाँ तक बना होना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल के पहले का और 17 दिसंबर 2025 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो 1 अप्रैल के बाद का ही सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, ओबीसी के लिए है ये। ईडब्ल्यूएस का भी वैसे ही है कि 1 अप्रैल 2025 के पहले का नहीं होना चाहिए, 1/4/2025 के पहले का नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का भी आवेदन की अंतिम तिथि तक पहले कभी का भी हो। मूल निवास जो प्रमाण पत्र है वो भी आप लगा सकते हैं पहले का, उसका कोई लिमिटेड नहीं है कि हाँ मतलब इस डेट का ही चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आप कभी का भी लगा देंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो वो हुआ है क्रीमी लेयर वाला और नॉन क्रीमी लेयर वाला ओबीसी में, उसका ध्यान रखिएगा। तो जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वो लोग ओबीसी का सर्टिफिकेट देंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप एक जो प्रारूप दिया हुआ है उसको बना होना चाहिए। अगला देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमको लगा इसमें कि महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो फीमेल हैं वो अपने पिता के साइड का ही, मैंने पिता के पते का वो लगाएंगी डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगला है जो हस्ताक्षर के लिए है। हस्ताक्षर आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सफ़ेद कागज पर ब्लैक पेन से होना चाहिए साइन। काला पेन से सिग्नेचर होना चाहिए और उसको अपलोड करना है। हस्ताक्षर का आकार 50 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर के आकार का होना चाहिए। और फाइल का साइज जो 30 KB से 50 KB, 30 KB से 50 KB, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिग्नेचर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करेंगे। और परीक्षा का जो पैटर्न है ये सामान्य ज्ञान है, 100 नंबर का वही आएगा। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। बहुत कम समय में हमने इसको बताने का प्रयास किया है। इसको आप एक बार देख लीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको नोटिफिकेशन ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी आप यदि अभी तक ओबीसी से हैं और जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो अपना निवास वगैरह नहीं बनवाए हैं, जात नहीं बनवाए हैं, तो उसको बनवा लीजिए अविलंब, क्योंकि 1 हफ्ते तक लगेगा समय बनने में। और बनवा के OTR करके और आवेदन कर दीजिए। आप लोगों को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सफल हो। इसको आप एक बार देखिएगा और अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।